नमस्कार दोस्तों, अब एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें अब हम लोग पहुँच चुके हैं चौथा अध्याय जो कि साइंस का चौथा अध्याय है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ इसमें देखिएगा इसमें दिया गया कि वस्तुओं को समूह बनाना। तो इस अध्याय में बेसिकली बताया गया कि कौन-सा वस्तु आपका ठोस है, द्रव है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, ठीक है? इन्हीं चीज़ों को अलग-अलग समूह में किस प्रकार हम लोग ग्रुपिंग करते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है? अब यहाँ देख लेते हैं कि जैसे हमारे चारों ओर की वस्तुएँ तो हमारे चारों ओर हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने की बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य वस्तुएं भी देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, गुण भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर को देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। तो जैसे गोल आकृति वस्तु क्या-क्या हो सकती है? जैसे गेंद है, रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे इत्यादि शामिल हो सकते हैं, है ना? उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इसमें और भी शामिल हो सकता है सेब, संतरे, घड़े वगैरह भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है? गोल वस्तु के रूप संदर्भ में अगर बात किया जाए तब, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि वैसी वस्तुएँ जिन्हें हम खाया जा सकता है, ठीक है? तब हम इस सूची के सभी मदों में सम्मिलित कर सकते हैं जिसमें अध्याय 1 सारणी में दिया गया है, ठीक है? इसमें सारणी जो दिया गया है कि गौण वस्तु जिन्हें हम उपयोग में ला सकते हैं। कुछ उनमें से कुछ वस्तुएँ उस समूह में भी सम्मिलित हो सकता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप वगैरह, है ना? इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुएँ को इस समूह के स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण से में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं, के आधार पर बाँटा जा सकता है, ठीक है? हमारे चारों ओर की वस्तुएँ एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ जैसे काँच, धातुएँ, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़, पंख तथा मृदा हो सकते हैं, है ना? तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ एक क्रियाकलाप है इसके बारे में चलिए यहाँ देख लीजिएगा। जैसे ये लिखा है कि वस्तुएँ हैं पदार्थ जिनसे बनी है। जैसे प्लेट, थाली तो ये क्या किससे बना हो सकता है? इस्पात, काँच, प्लास्टिक या अन्य चीज़ से बना हो सकता है। पेन, प्लास्टिक और धातु दोनों की हो सकती है। इसी प्रकार अलग-अलग हम लोग देख सकते हैं कि अलग-अलग जो वस्तुएँ हैं अलग-अलग पदार्थों से मिलकर बने हो सकते हैं, है ना? और ये क्रियाकलाप 2 है इसमें देखिएगा क्या है कि जो समान वस्तुएँ पदार्थ हैं इन पदार्थों से बनी वस्तुएँ जैसे मान के चलिए कोई पदार्थ लकड़ी, तो लकड़ी से क्या वस्तु बन सकता है? कुर्सी, मेज़, हल, बैलगाड़ी, पहिए, कागज़, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर। चमड़ा से हम लोग देखते हैं कि बेल्ट वगैरह बनता है या फिर बैग बनता है ना, बैग भी देखते हैं कि चमड़े के होते हैं और जूता जूता वगैरह भी आपका बनता है। प्लास्टिक का बहुत सारा चीज़ बनता है, रुई का हम लोग देखते हैं तकिया हो गया और गद्दा हो गया, ये सारी चीज़ें रुई से बनती है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक से अधिक एक ही वस्तुएँ कई पदार्थों से बनकर बने होते हैं। फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं, ठीक है? हम लोग देखते हैं लकड़ी से बहुत सारा चीज़ बनाया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थों के गुण, पदार्थ के क्या-क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? अध्याय 3 में कपड़ों के टुकड़ों के साथ-साथ प्रयोग में हमने किया कि याद कीजिए कि ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं। तो कपड़े में अगर रखा जाता है तो द्रव रह पाएगा? वो सोख लेगा, गिर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना? यदि कपड़े का गिलास बनाए तो यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीक नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए काँच, प्लास्टिक, धातु या कोई अन्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अब उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे जैसे पहला दिखावट, इसमें कुछ गुण का चर्चा किया गया है। जैसे पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे से तथा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ असमानताएँ हो सकती है जो लकड़ी में पाई नहीं जाती है ना। इसमें कुछ क्रियाकलाप है दिया गया है, ठीक है? अब आइए कि जैसे विद्युवान और विद्युहीन, ठीक है? जैसे द्युतिवान और द्युतिहीन तो पदार्थ की सूची बनाइए। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ हैं, वो क्या है? द्युतिवान है, ठीक है? काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल में रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान है या नहीं, ठीक है? पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होते हैं उससे प्रायः धातु कहते हैं, ठीक है? तो हम लोग देखें कि धातु बहुत सारा गुण धातु में समाई होती है ना?
तो जैसे मान के चलिए वैसा पदार्थ जैसे लोहा हो गया, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातु का उदाहरण है। कुछ धातुएँ बहुधा चमक खो देती हैं। द्युतिहीन निष्प्रभाव दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होते हैं। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि वायु और नमी के कारण क्या होता है, कभी-कभी कुछ धातु अपना गुण को क्या करता है, खो देता है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग जानते हैं इरोज़न क्या हो जाता है आपका? कोरोजन हो जाता है, ठीक है? इरोजन नहीं कोरोजन, है ना? तो हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारा जो पदार्थ है, वायु में उपस्थित जो जल के कण के साथ अभिक्रिया कर लेती है ना? तो इसीलिए हम केवल ताज़े कटे पृष्ठों पर द्युति दिखाई देते हैं। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करेंगे तो धातु के छड़ों में ताज़े कटे पृष्ठों पर देखने का प्रयास करें, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो दिख रहा है वही आपका क्या है, धातु। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, धातुओं के टुकड़ों को उनकी धुती दिखने के लिए काटना। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये आपका धुती है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं कठोरता। तो एक बात क्लियर हो गया पदार्थ के बारे में। अब दूसरा देखिएगा कठोरता। जब विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी को संपीड़ित हो जाते हैं, ठीक है? धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम और पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तुओं के पृष्ठों से खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थों को आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है, ठीक है? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाता है। तो एक बात देख लीजिए कि धातु है जो आसानी से खरोंचा गया, वो कोमल पदार्थ है, जो कि आसानी से जो पदार्थ को खरोंचा अथवा संपीड़ित ना किया जाए, उसको कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के देखिए रुई या स्पंज क्या हो जाएगा आपका? कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों के गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदुरा अथवा चिकना होता है। ये सारा गुण हो सकता है पदार्थों में, है ना, कठोरता। देख लिए। अब आते हैं विलेय अथवा अविलेय। तो पदार्थ जो क्या हो जाए, किसी आपका विलायक में घुल जाए और विलयन का निर्माण करे तो वे विलेय पदार्थ हो गया। जो घुले नहीं वो अविलेय हो जाएगा। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, लकड़ी के बुरादे, नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 ग्लास लीजिए। इसमें बोला जा रहा है क्रियाकलाप है, इसमें देखा बोल रहा है कि कौन सा घुल जाएगा, कौन सा नहीं घुलेगा, उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या नमक जल में पूर्णतः विलुप्त हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। चीनी ये भी हो जाता है, बालू नहीं होता है ना? उसके बाद चाक पाउडर भी लगभग नहीं ही होता है, ठीक है? उसके बाद आप देख लीजिएगा लकड़ी का बुरादा, ये भी आपका नहीं होता है ना? अब आइए, क्या आप देखेंगे कि पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा घुल जा गए हैं, तो हम कह सकते हैं वो पदार्थ क्या है? विलेय पदार्थ है। जो नहीं घुलता है वो और काफ़ी समय तक विलोड़ित करने पर भी यह जल में लुप्त नहीं होते, वे पदार्थ अविलेय पदार्थ होता है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल से भीग जाते हैं? ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्रियाकलाप, ये देख लीजिएगा। एक और क्रियाकलाप है जिसमें दिया गया कि कुछ द्रव जल में भली-भाँति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि जल में कुछ-कुछ द्रव है वो मिल जाता है और अन्य जो है वो नहीं मिलता है ना? तो ये एक प्रकार का आपका क्रियाकलाप है जिसमें देखा है कि सिरका ये भली-भाँति मिश्रित हो जाता है, नींबू ये भी, सरसों का तेल नहीं होता है, नारियल का तेल नहीं होता है, किरोसिन नहीं होगा, है ना? हम लोग देख लिए कि जो 2 द्रव है वो भी कभी-कभी आपस में नहीं मिलता है, जैसे तेल वगैरह जो होता है, वो आपका क्या होता है, जल में विलय नहीं होता है। कुछ गैस जल में विलय है, जबकि अन्य विलय नहीं है। जैसे थोड़ी मात्रा विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे जल में विलीन जैसे होने वाला ऑक्सीजन गैस, बिल्कुल, क्योंकि H2O आपका क्या है, उसमें जल है, इसमें खुद ऑक्सीजन है, इसलिए विलय हो जाएगा। जल में रहने वाले जंतु और पादपों की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती। कुछ-कुछ जो वस्तु है तैर भी सकता है, डूब भी सकता है, ठीक है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं और कुछ द्रवों के साथ ऐसा नहीं देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते, वे जल पृष्ठ पर देखिएगा। हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ जल में मिश्रित नहीं हो पाते या फिर नहीं डूबते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जल पृष्ठ पर तैरने लगते हैं ना, तो आकर तैरने लगते हैं और अन्य डूबकर गिलास की तली में तक पहुंच जाता है। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ क्या है, जल में तैरते रहते हैं या फिर डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी हुई सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आपस में आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में डालकर देखते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि कुछ-कुछ पदार्थ जो है वो क्या है आपका, घुलनशील है, डूब जाता है, कुछ-कुछ पदार्थ है जो घुलनशील नहीं है और नहीं भी डूबता है ना?
अन्य द्रवों जैसे तेल या यही पदार्थ तैरते हैं या अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप परीक्षण करना होगा। अब हम लोग आते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आप लुका-छुपी का खेल करते हैं, उन कुछ स्थानों का विचार करिए जहाँ पर खेलते समय छिपना ताकि दूसरे को दिखाई ना दे। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं ऐसा देखिएगा, ऐसा करने में आपका मित्र शीशे देखकर आपको पता लगा सकते हैं, है ना? तो उन पदार्थ अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुएँ देखा जा सकता है, उसको क्या कहा जाते हैं? पारदर्शी वस्तुएँ, ठीक है? एक ऐसा वस्तु जिसके इधर कोई मित्र आपका छिपा हुआ है, आप यहाँ से ढूँढ रहे हैं, तो आप अगर इसके माध्यम से देख पा रहे हैं तो वो कौन-सी वस्तु कहलाया? पारदर्शी वस्तु, ठीक है? जैसे काँच, जल, वायु कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई, अन्य खाद्य पदार्थों को काँच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है? देखिएगा, ये आपका क्या हो गया? अपारदर्शी। ये क्या है? पूर्ण रूप से तो पारदर्शी नहीं दिख बोला जा रहा है ना? और ये देखिए, ये टोटली आपका पारदर्शी है, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोई अपारदर्शी है, पारदर्शी है और एक पारभासी है। एक नया शब्द आपके पास आया, पारभासी। देखिएगा क्या है कि इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनमें से होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है? तो जैसे मान के चलिए क्या है कि बंद लकड़ी का बॉक्स है, उसमें आप नहीं देख सकते हैं। गत्ते के डिब्बे या धातु के पात्र की दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं ना? तो ये क्रियाकलाप बोला जा रहा है इसमें, ठीक है? तो इसमें देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा क्या है कि कुछ बिंदु तेल अथवा मक्खन डालकर इसे फैलाइए कागज़ में इस भाग पर। जब यहाँ देखो कागज़ में हम लोग तेल वगैरह या फिर मक्खन वगैरह डाल देते हैं, तो सूखने दे देते हैं। प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से आप देखते हैं कि क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसा पदार्थ जिन देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएँ तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उसको पारभासी बोलते हैं, ठीक है? तो ये पूरी तरह ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती है ना? जैसे हम लोग देखिए पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में बाँट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे के स्थान पर देखिए इस प्रकार, ये कौन-सी वस्तु हो जाएगा आपका? पारभासी हो गया है ना? क्योंकि वस्तु पूरी तरह से नहीं दिख पा रहे हैं ना? चलिए अब आते हैं देखिएगा, इसमें पदार्थों की भिन्न दिखावट होती है, इसके जल और अन्य पदार्थों के साथ मिश्रण के ढंग भिन्न-भिन्न होते हैं। वे जल में तैर सकते हैं अथवा डूब सकते हैं, यही सारा चीज़ हमने सीखा इसमें। अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुण और समानताओं के आधार पर और विषमताओं के आधार पर उन्हें विभक्त किया जा सकता है ना? तो ठीक है, और इसमें अब कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद। और लाइक कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सपोर्ट करें, ठीक है? जय हिंद।